एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी बातें लोगों को हिम्मत देती है, लेकिन खुद एक डरावने राज से जूझ रही है। क्या हो अगर आपके घर में चुपचाप कोई और भी रहता हो, जो आपके शरीर से नहीं, आपकी आत्मा से जुड़ा हो? तो कहानी की शुरुआत होती है वेलरी नाम की एक जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर से। उसकी बातें सुनकर लाखों लोगों को उम्मीद मिलती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसकी अपनी जिंदगी एक गहरे डर से भरी हुई है। हर रात उसे अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई उसे पानी में खींच रहा हो। वो समझ नहीं पाती कि इन सपनों की जड़ क्या है। वेलरी की मां सालों पहले गुजर चुकी थी और उसके पिता का कुछ अता पता नहीं। उसका पति रॉबी उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन आज जब उसके गांव से एक चिट्ठी आती है तो वेलरी का मूड अचानक बदल जाता है। उसकी उदासी और गहराने लगती है। वो अपनी दोस्त से मिलने जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बदलता नहीं। वो पिछले कुछ दिनों से अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस कर रही थी। खासकर उसके सिर में लगातार होने वाली खुजली से वो परेशान थी। वो एंटी एलर्जी मेडिसिन के साथ साथ बर्थ कंट्रोल पिल्स भी ले रही थी, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। एक दिन जब दवाएं भी काम नहीं आई तो वेलरी ने इंटरनेट पर अपनी बीमारी के लक्षण सर्च किए। जो जानकारी सामने आई उसने उसे डरा दिया। वो तुरंत लैपटॉप बंद कर देती है। उसी रात उसे घर में कुछ अजीब सी चींटियां घूमती नजर आती है। ना जाने वो कहां से आई थी। इन चींटियों का पीछा करते हुए वेलरी को अपने घर के अंदर ही एक घोंसला जैसा कुछ दिखता है। जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें दर्जनों चींटियां भरी होती है। अगले दिन वेलरी को एक इंटरनेशनल टूर के लिए निकलना था, लेकिन उसे अपने बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं था। वो अपनी आंटी से मिलने जाती है ताकि उसे उस बॉक्स के बारे में पता चल सके जो उसकी मां ने उसके लिए छोड़ा था। आंटी उसे एक लॉकर का पता देती है। जब वो वहां जाती है तो पता चलता है कि बॉक्स वहां से गायब है। आंटी को शक होता है कि शायद वेलरी के पिता उसे ले गए हों। वेलरी घर लौट आती है, लेकिन उसकी हालत और खराब होती जाती है। सिर में खुजली अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है और उसका पति भी उसकी हालत से घबरा चुका है। डॉक्टर भी उसके लक्षणों को नहीं समझ पा रहे थे। उसे शक होता है कि ये सब शायद जेनेटिक है। कहीं उसकी मां को भी तो ये बीमारी नहीं थी? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वेलरी अपने पिता से मिलने गांव जाती है। उसके पिता अब एक साधु जैसे बन चुके हैं। वेलरी उनसे उस बॉक्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। हालांकि वेलरी को उनके कमरे में एक रहस्यमयी पेंटिंग नजर आती है। वो जब उस पेंटिंग के बारे में पूछती है तो उसके पिता उसे सांची नाम की एक पैरासाइटिक एंटिटी की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसा जीव जो इंसानों की आत्मा से जुड़कर उन्हें अंदर से खत्म कर देता है। वेलरी चोरी छिपे उनके लॉकर में जाती है। बॉक्स तो नहीं मिलता, लेकिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट जरूर मिल जाता है। वहीं उसे गोदाम से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। उस आवाज का पीछा करते हुए वो स्टोर रूम तक जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से उसे पकड़ने ही वाला है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां केवल गार्ड होता है, लेकिन डर तो रह ही जाता है। अब वेलरी का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वो अपने साथ लाया सामान देखने लगती है, जिसमें उसके माता पिता की पुरानी तस्वीरें होती है। उनमें से एक में उसकी मां के हाथ पर वैसा ही रैश दिखता है जैसा वेलरी के सिर पर है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये बीमारी मां से जुड़ी है। वेलरी का मिजाज चिड़चिड़ा होता जा रहा था। वो अब अपने पति से भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। एक रात उसने ठान लिया कि वो सिर नहीं खुजाएगी, इसलिए उसने अपने हाथ बांध लिए, लेकिन सुबह उठने पर ग्लव्स गायब थे और उसके सिर से खून बह रहा था। यानी उसके हाथ खुद से नहीं खुले, कोई और था। उसके घर में फिर से चींटियों की भरमार होती है। वो उनका पीछा करते हुए उस रहस्यमयी जगह तक जाती है जहां से सब शुरू हुआ था। क्या वो इन चींटियों के पीछे छिपे रहस्य को जान पाएगी? और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने उसके पिता खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी।
उन्होंने कहा, तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी, तो मैं परेशान होकर खुद ही आ गया। वो कुछ जरूरी बातें बताना चाहते थे। उन्होंने अपनी बात शुरू की। तुम्हारी मॉम एक बहुत नेक इंसान थी और आज मैं तुम्हें उनकी मौत की सच्चाई बताना चाहता हूं। सालों पहले मैं आर्मी में था। एक जंग के दौरान मैंने एक दुश्मन महिला सोल्जर को मार डाला था, पर पता नहीं उसमें क्या अजीब ताकत थी जो उसकी मौत के बाद किसी तरह मेरे अंदर समा गई, और फिर उसी शक्ति ने तुम्हारी मॉम को भी अपने शिकंजे में ले लिया। बहुत कोशिश की मैंने उसे उस रहस्यमयी ताकत से छुड़ाने की, लेकिन नाकाम रहा। फिर तुम पैदा हुई और वो पैरासाइट अब तुम्हारे अंदर है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ आजकल कुछ बेहद अजीब चीजें हो रही हैं, और इन सब के पीछे वही पैरासाइट है। उन्हें पता था कि वैलरी इस सच्चाई को सुनकर घबरा जाएगी, इसलिए उन्होंने उसकी चाय में नींद की गोली मिला दी। वैलरी सो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसे सब कुछ याद आने लगा। उसने अपनी मॉम की मौत की सच्चाई जानने की ठानी। अपने घर की पुरानी चीजों को खंगालते हुए उसे कई अखबारों की कटिंग्स और पुराने दस्तावेज मिले, जिनमें लिखा था कि असल में उसकी मॉम की मौत के पीछे उसके डैड का ही हाथ था। यह जानकर वैलरी का दिल टूट गया। उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो खिड़कियां बंद करने ऊपर जाती है। तभी उसे खिड़की से बाहर एक परछाई नजर आती है, उसकी मॉम की। उसकी आंखों के सामने वो मंजर लौट आता है जिस दिन उसकी मॉम मरी थी। उसने देखा कि उसकी मॉम तड़प रही थी और उसके डैड जबरदस्ती उसे पानी में डुबो रहे थे। उसी पल जब उसके डैड का असली रूप सामने आता है, वो तुरंत उनसे बदला लेने उनके पास पहुंच जाती है। घर में जाकर वो जमीन पर पुरानी चीजें बिखेर देती है और गुस्से में पूछती है, आखिर क्यों? तुमने मेरी मां को क्यों मारा? बेटी ने गुस्से में पूछा। उसके पापा बोले, मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा, मैं तो उसे उस सांची से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सांची बहुत ताकतवर था। मैं हारता गया और तुम्हारी मां लड़ते लड़ते मर गई। लेकिन बेटी उनकी बातों पर यकीन नहीं करती। फिर उसके पापा कहते हैं, तुम्हारी मां तुम्हें उस सांची से बचाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जान खुद दे दी, लेकिन मरने के बाद भी वो तुम्हें नहीं बचा सकी। अब वो सांची तुम्हारे साथ है और जब तक उसे खत्म नहीं किया जाता, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। ये बातें सुनकर वैलरी घबरा जाती है। वो अपने पापा को वही छोड़कर घर लौट जाती है। अगले दिन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार था, इंटरनेशनल टूर का हिस्सा। वो नहीं चाहती थी कि लोग उस पर हंसे, इसलिए उसने अपने सिर पर एक कैप पहन ली। सेमिनार शुरू हुआ। ऑडिटोरियम खचाखच भरा था और शो की रेटिंग भी बहुत अच्छी थी। वैलरी ने स्टेज पर एक लड़की को बुलाया और स्पीच देने लगी। उसने लड़की को शीशे के सामने खड़ा कर कहा, जब तक तुम अपने असली डर को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बोलते बोलते वो अनजाने में अपनी कैप के नीचे से सिर खुजाने लगी और तभी शीशे में उसे न सिर्फ लड़की की परछाई दिखती है, बल्कि एक दूसरी परछाई भी जो उसके पीछे खड़ी थी। वो डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये वही है, वही सांची। उसका डर इस कदर बढ़ता है कि वो कांपते हुए नीचे गिर जाती है, सिर खुजाने लगती है और लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो और तमाशा नहीं बनना चाहती, इसलिए स्टेज छोड़कर भाग जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। गाड़ी में भी उसकी बेचैनी कम नहीं होती। वो सिर खुजाते खुजाते वहां तक पहुंच जाती है कि उसके सिर में एक गहरा घाव बन जाता है। उसे लगता है कि अंदर कुछ है और वो अपनी उंगली उस घाव में डाल देती है। उंगली दिमाग से टच हो जाती है और वो वही बेहोश होकर गिर जाती है। घर पर रॉबी होता है जो उसकी हालत देखकर उसे अस्पताल ले जाता है। समय रहते हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन खतरा टला नहीं था। वो सांची अब भी उसके साथ था। अस्पताल के अंधेरे माहौल में पहली बार उस सांची की झलक साफ दिखती है। वो वैलरी के सिर पर हावी था, उसे परेशान कर रहा था। लेकिन अब वैलरी डर नहीं रही थी। वो चीखी नहीं,
सांची उसके सिर पर वार कर रहा था, जिससे उसे दर्द हो रहा था। लेकिन इस बार वो सिर नहीं खुजाया, क्योंकि अब वो सच्चाई जान चुकी थी और डरने की जगह उसने इसका सामना करना शुरू किया। जैसे जैसे उसने अपने डर से लड़ना शुरू किया, उसकी हालत बेहतर होती गई। सांची का असर उस पर कम होने लगा। इसका थोड़ा श्रेय रॉबी को भी जाता है, जो उसका लगातार ख्याल रख रहा था। रॉबी उसे बार बार समझाता था कि सिर पर हाथ मत लगाओ, क्योंकि उसकी बॉडी के कई हिस्से पहले ही पैरालाइज हो चुके थे, यहां तक कि उसके पैर भी। अब वेलरी नए तरीके से चलना सीख रही थी। रात को सोते समय उसने अपने सिर को न खुजाए, इसलिए रॉबी ने उसके हाथ बांध दिए। लेकिन सुबह जब उसने देखा तो उसके हाथ खुले थे और उसने सिर खुजाया हुआ था। उसके पास एक कैंची भी पड़ी थी, जिससे लग रहा था कि उसने अपने हाथ खुद काटे हैं। ये देखकर रॉबी बहुत नाराज हो गया। उसे लगा कि वेलरी अब खुद ही ठीक नहीं होना चाहती और वो व्यर्थ में उसकी इतनी सेवा कर रहा है। वेलरी उसे समझाने की कोशिश करती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब सांची का किया हुआ है। लेकिन रॉबी अब उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। रॉबी अब गुस्से से भरा हुआ था और वेलरी को अकेला छोड़कर चला गया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, अकेली पड़ गई थी और अब किसी की मदद की सख्त जरूरत थी। इसी टूटे हुए पल में उसने वही किया जो हमेशा से उसे हिम्मत देता था। उसने अपने ही बनाए मोटिवेशनल वीडियोस देखे। इन वीडियोस ने उसमें फिर से एक चिंगारी जगा दी। उसने ठान लिया अब वो खुद ही सांची से लड़ेगी, उस डरावनी एंटिटी से जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना रखा था। रात के अंधेरे में उसने रॉबी को बेहोशी की दवा दी और उसे सुलाकर एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहां चारों ओर शीशे ही शीशे लगे थे। जैसे ही वो कमरे में गई, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? सामने आओ, मुझसे क्या चाहते हो? शुरू में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक शीशे में से एक साया निकला, एक डरावना हाथ, जिसने उसे पीछे से जकड़ लिया। वो कोई और नहीं, खुद सांची थी, वो एंटिटी जो अब पहली बार सामने आई थी। उसने अपने खौफनाक अंदाज में कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने वेलरी की गर्दन पर चाकू रख दिया। वेलरी डर से कांप रही थी और जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर रॉबी की नींद टूट गई। उसे होश आया तो उसने देखा कि वो खुद बिस्तर से बंधा हुआ है। अब सीन कट होता है वेलरी की ओर। वो कुछ ऐसा करने जा रही थी जो कोई भी इंसान खुद के साथ नहीं कर पाता। वो अपना हाथ काटने वाली थी ताकि कभी सांची उससे दोबारा जुड़ ना सके। उसने अपने हाथ पर एक निशान बनाया और उसे मशीन के नीचे रख दिया। बार बार कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मगर फिर एक झटके में पूरी ताकत के साथ उसने मशीन चला दी और उसका हाथ कट गया। खून बहने लगा और उसका चेहरा खून से लाल हो गया। दर्द बहुत था, लेकिन अब डर से लड़ना जरूरी था। उसने अपना खून रोकने की कोशिश की और जैसे ही थोड़ी जान में जान आई, उसने दूसरा हाथ भी काटने का मन बना लिया। तभी पीछे से फिर से सांची ने हमला किया और डराने की कोशिश की और उसके कान में कहा, मैं तुम्हारा एक एक कतरा पी जाऊंगा। वेलरी ने बहादुरी दिखाई। उसने बातों में उलझाते हुए सांची का हाथ पकड़कर मशीन के नीचे कर दिया। उसने अब मशीन से सीधा हमला कर दिया। लेकिन सांची कोई आम आत्मा नहीं थी। वो जितना कटता उतना फिर से जुड़ जाता, यानी वो खुद को फिर से बना लेता था। अब वेलरी के चेहरे पर पहली बार सच्चा डर दिखा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सांची ने फिर रास्ता रोक लिया। अब कोई नहीं बचेगा कहकर वेलरी खुद को खींचते हुए पानी के पास ले गई और छलांग लगा दी। सांची भी कूद गया, लेकिन पानी सांची की सबसे बड़ी कमजोरी था। पानी में आते ही वो तिल मिलाने लगा और वेलरी ने उसे वही जकड़ लिया। उसे अब समझ आया, उसकी मां ने उस दिन पानी में कूदकर खुद को क्यों कुर्बान किया था, ताकि सांची को खत्म किया जा सके। उसके पिता नहीं, सांची ही उसकी मां की मौत की असली वजह थी। इधर रॉबी किसी तरह खुद को छुड़ाता है
और वेलरी को पानी में डूबता देखता है। वो भी कूदता है और उसे बचाकर बाहर निकालता है। बाहर आते हुए उनके हाथ में एक छोटा काला बच्चा था, जो दरअसल सांची का ही वीक वर्जन था। पानी में आते ही वो धीरे धीरे घुलकर खत्म हो जाता है। हमें वेलरी को दिखाया जाता है। उसका हाथ अब जुड़ चुका है। वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है, लेकिन जब वो अपने बेटे को खाना खिला रही होती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा निशान दिखता है। क्या सांची वाकई खत्म हुआ था, या अब वो किसी और रूप में लौटेगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।